नमस्ते। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? इन अवस्थाओं में सम्मिलित क्रियाओं का वर्णन करो। शिक्षण के विभिन्न चरणों में कौन-कौन से हैं? चरण कौन-कौन से? शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में सन्निहित विभिन्न क्रियाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएँ। एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट बनाने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। उसे कुछ योजनाएँ बनानी पड़ती है, तब उनका क्रियान्वयन करना होता है। इन सब के लिए उसे अपने शिक्षण कार्यों का कुछ निश्चित अवस्थाओं में व्यवस्थित करके आगे बढ़ना पड़ता है। इन्हीं अवस्थाओं को शिक्षण अवस्था या शिक्षण के चरण कहा जाता है। इन शिक्षण अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। शिक्षण अवस्थाएँ: पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री एक्टिव फेज, अंतः क्रियात्मक अवस्था इंटर एक्टिव फेज, उत्तर क्रियात्मक अवस्था पोस्ट एक्टिव फेज। पूर्व क्रियात्मक अवस्था यह वह अवस्था है जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य की योजना बनाता है, इसमें अध्यापक शिक्षण से संबंधित तैयारी करता है। इसे नियोजन या योजना अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है: शिक्षण के लिए विशेष उद्देश्यों का निर्धारित करना। इस अवस्था में अध्यापक सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। इसके लिए उसे विद्यार्थियों के व्यवहार को ध्यान में रखना होता है कि किन उद्देश्यों द्वारा उनका व्यवहार परिवर्तित कर सकते हैं। विषय वस्तु का चुनाव: उद्देश्यों के निर्धारण के बाद अध्यापक विषय वस्तु का चुनाव करता है। वह इसके लिए छात्रों के पूर्व व्यवहार, प्रस्तावित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता, प्रभावशाली अभिप्रेरणा आदि बातों को ध्यान में रखता है। पाठ्य सामग्री को क्रम में रखना: इस प्रक्रिया में अध्यापक पाठ्य सामग्री के तत्वों को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रखता है। वह देखता है कि पाठ्य सामग्री को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि वह छात्रों को सीखने में सहायता कर सके। शिक्षण की विधियों और प्रविधियों का चयन: अध्यापक शिक्षण के लिए उचित विधियों और प्रविधियों का चयन करता है। शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यह चयन किया जाता है। शिक्षण की प्रविधियों का विस्तार: शिक्षण विधियों और प्रविधियों के चयन के बाद अध्यापक यह निर्णय लेता है कि किन प्रविधियों या साधनों का प्रयोग कब करना है, जैसे प्रश्न पूछना, चार्ट प्रयोग करना, भाषण देना, मूल्यांकन करना। इस प्रकार उपरोक्त सभी क्रियाओं को प्रथम अवस्था में शामिल किया जाता है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था: शिक्षण की यह द्वितीय अवस्था क्रियान्वयन चरण के रूप में प्रथम अवस्था में जो योजनाएं बनाई जाती है उनको इन अवस्था में क्रियान्वित किया जाता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तभी सफल होगी जब छात्र अध्यापक के बीच अंतःक्रिया स्वभावपूर्ण होगी। इस चरण की क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रत्यक्षीकरण: कक्षा में प्रवेश करने के बाद अध्यापक सभी छात्रों पर अपनी दृष्टि डालता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन से छात्र शिक्षण में मदद कर सकते हैं तथा कौन समस्याओं की स्थिति पैदा कर सकते हैं। विद्यार्थी की अध्यापक के व्यक्तित्व को देखते ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रत्यक्षीकरण आरंभिक कुछ क्षणों में होता है। शिक्षण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्षीकरण की एक दूसरे को जानने व समझने की प्रक्रिया काफ़ी उपयोगी है। निदान: प्रत्यक्षीकरण के पश्चात अध्यापक यह जानने की कोशिश करता है कि बच्चे का स्तर कहाँ तक है। उनकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, अभिवृत्ति और बौद्धिक व शैक्षणिक स्तर को जानने का प्रयास किया जाता है। अध्यापक प्रश्न पूछकर बच्चों की समस्याओं को जानता है, उससे उनका निदान करने में सहायता मिलती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया: इन श्रेणी के विद्यांतर्गत छात्रों और अध्यापकों के बीच शाब्दिक अंतःक्रिया चलती है। अध्यापक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देता है। इसी प्रकार विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक इसका जवाब देता है। अध्यापक और छात्र के बीच इस प्रकार अंतःक्रिया चलती रहती है और विचारधारा का आदान प्रदान होता रहता है। यही शिक्षण में प्रतिक्रिया कहलाती है। अतः क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत अशाब्दिक अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण की इन अवस्था में प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में जानकारी देता है ताकि उनका व्यवहार परिवर्तित हो सके। और पुनर्बलन का प्रयोग अध्यापक 2 प्रकार से कर सकता है: ध्यानात्मक और ऋणात्मक। ध्यानात्मक में प्रशंसा, पुरस्कार तथा ऋणात्मक दंड देना व डांटना शामिल। इस प्रकार वे सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित है। उत्तर क्रियात्मक अवस्था: इस तीसरी अवस्था का मूल संबंध मूल्यांकन के प्रयत्नों तथा गतिविधियों से माना जाता है। कुछ भी पहली अवस्था में नियोजित किया जाता है तथा दूसरी अवस्था में उनको क्रियान्वित किया जाता है। तीसरी अवस्था में उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस अवस्था में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के द्वारा जो भी परिणाम निकलते हैं उसी के आधार पर शिक्षण कार्यों में सुधार किए जाते हैं। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रिया की जाती है: शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन को जांचना। इस पद में अध्यापक द्वारा छात्रों के व्यवहार की पढ़ने के व्यवहार से तुलना की जाती है। अगर विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन हो तो अध्यापक इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि शिक्षण के लिए प्रयोग की विधियाँ अनुकूल थी। मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का चुनाव: इस चरण में अध्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक तकनीकों का चुनाव करता है। अतः जिन परीक्षाओं को चुना जाए वो वैध और विश्वसनीय होनी चाहिए। प्राप्त परिणामों के द्वारा निर्णय लेना: मूल्यांकन द्वारा जो परिणाम निकलता है उसे अध्यापक अनुदेशन शिक्षण विधियों के लिए निर्णय ले सकता है।
इसके द्वारा शिक्षण की क्रियाओं का भी निदान किया जाता है और अंत में सुधार द्वारा उससे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं। पूर्व की आत्मिक अवस्था शिक्षण के लिए विशेष उद्देश्य का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चुनाव, पाठ्य को सामग्री को क्रम में रखना, शिक्षण की विधियों और प्रविधियों का चयन, शिक्षण की प्रविधियों का विस्तार, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्षीकरण, निदान क्रिया तथा प्रतिक्रिया, उत्तर क्रियात्मक अवस्था, शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को जांचना, मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का भी चुनाव, प्राप्त परिणामों का निर्णय लेना। थैंक यू।